हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम, आपकी एनसीईआरटी बुक, आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और भी बेस्ट पब्लिशर्स की बुक की। तो ये सब कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है 100% फ्री एजुकेशन के साथ। और अब मैग्नेब्रेन्स आप लोगों को तैयारी करवा रहा है आईआईटी जेईई और नीट के लिए भी। तो ये जो चैनल आप लोग वॉच कर रहे हैं, जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिल रहा है फाउंडेशंस रिलेटेड मैथ्स। मतलब आप लोगों का अगर सपना है आईआईटी जेईई क्रैक करने का, तो यहां पे मैथ्स फाउंडेशन आपके अपने अभिषेक सर आप लोगों को कवर अप करा रहे हैं। तो चलिए मेरे द्वारा यहां पर हम लोग कवर करते हैं सेकेंड टॉपिक। और सेकेंड टॉपिक जो आप लोग वॉच कर रहे हैं वो है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तो यहां पर हम लोग जिस थ्योरी को, जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं, ये एक थ्योरी वीडियो है। मतलब इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो है सिर्फ रेशियो। तो रेशियो रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स पूरे आप इस वीडियो में कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे आप लोग कवर करेंगे। और मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि जैसे ही वीडियो एंड होती है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप डीपीपी को अपलोड करना ना भूलें, मतलब डाउनलोड करना ना भूलें। तो यहां पर आप जल्दी से डीपीपी को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे यहां नीचे लिंक में। तो आप लोग क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए और फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो भी वॉच करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म आप लोग वॉच कर रहे हैं, ये है फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म, जहां पे आईआईटी जेईई की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे यहां पर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर वीडियो का। तो मतलब हर वीडियो में आपको एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, जैसे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वर्ड रेशियो की, और रेशियो को बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हुए, कुछ क्वेश्चंस यहां पे हम लोग पिक करते हुए पूरा आपको चीजें समझाएंगे। नेक्स्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में बोला कि जल्दी से आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही वीडियो एंड होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो डीपीपीज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आई जाएगी। मतलब अभी आप जब नीचे जाएंगे, आप शीट को पूरा डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे जब आप 10 क्वेश्चंस देखते हैं तो उन 10 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। और डेफिनेटली यस, आप लोगों के वो सॉल्यूशन वीडियोस भी हम बहुत जल्दी यहां पे अपलोड कर देंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, हर चैप्टर के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाते हैं। अगर आपका सपना है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कवर करने का, या आपका अगर सपना है कोई मैथ्स का ओलंपियाड कवर करने का, या आप आईआईटी जेईई के सपना देख रहे हैं, मतलब आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो वहां पे आने वाले जो सवाल हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उस पैटर्न को, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर कवर अप करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर रिलेटेड यहां पे मिलने वाले हैं। इसी के साथ में डाउट सॉल्विंग सेशंस यहां पे आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। तो यस, यहां पे आप अपने डाउट्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेजिए, या आप magnebrains.com पे आइए, अपने डाउट्स भेजिए। डेफिनेटली आपके डाउट्स को पिक किया जाएगा और यहां पे डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखा जाएगा। वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, तो आप लोगों के यहाँ पे टेस्ट भी चालू होंगे डेफिनेटली बहुत जल्दी। आप लोगों के यहाँ पे टेस्ट भी हम लोग चालू करेंगे। तो जो जो से चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, उन चैप्टर्स के आपको वीकली टेस्ट भी यहाँ पर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ में गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि कैसा पेपर का पैटर्न होने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड आपको छोटी छोटी यहाँ पे एक्टिविटीज कराई जाएंगी कि आप लोग कैसे स्ट्रेस को रिलीव करें, कैसे आप अपने स्कूल के साथ, कोचिंग के साथ, आप अपने ऑनलाइन एजुकेशन के साथ आप अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये सब कुछ मैनेज करना यहाँ पे सिखाया जाएगा। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग चालू करने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल पे, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ।
तो अगर आपको यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन होना है तो किसी तरह का कोई चार्जेस या सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, सिर्फ आपको बहुत जल्दी 3 छोटे काम करने हैं। वो है आपको वीडियो को एक लाइक देना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करते रहना है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चालू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर रेशियो। तो रेशियो वर्ड को हम लोग समझते हैं, ये वो वर्ड है जो आप लोग 7th क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं। तो एक क्यों ना छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया जाए वर्ड रेशियो के बारे में। तो यहां पे जैसे आप मेरे पीछे लिखे हुए देख रहे हैं, यहां पे लिखा है द वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन टू सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विद द अदर इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो किसको बोलते हैं? तो सिंपल, आप लोगों को अगर 7th 8th क्लास का एक छोटा सा कंसेप्ट याद हो तो आप लोगों को ये चीज सिखाई गई थी कि रेशियो का मतलब एक फ्रैक्शन जहां पे एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होता है। अब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेसिकली ये बताता है कि आप दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने का तरीका होता है दो क्वांटिटीज को, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में वही बहुत सिंपल सी चीज आपको हमने यहाँ पर लिख के दी है। तो चलिए, द वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन टू सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड, वो वैल्यू जो हमें मिलती है जब मैं दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करता हूं। इस चीज को आप याद रखिएगा, दो सिमिलर क्वांटिटीज। अब सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब क्या है? तो जैसे समय और समय, मान लीजिए मुझे जाने में कहीं पे कोई डिस्टेंस कवर करने में कुछ समय लग रहा है और एक दूसरा पर्सन है, उसको भी सेम डिस्टेंस जाने में कुछ समय लग रहा है। तो हमारे दोनों के अगर टाइम को कंपेयर किया जाए या सेम डिस्टेंस को कंपेयर किया जाए, तो जब सिमिलर क्वांटिटी होती है, मतलब अगर आपको किसी चीज को कंपेयर करना है, मैं आपके साथ अपना कंपैरिजन तभी कर पाऊंगा जब मैं सेम क्वांटिटी के बारे में बात करूं। कितना समय आप पढ़ाई को दे रहे हैं, कितना समय मैं पढ़ाई को दे रहा हूं, तो हम समय को जब कंपेयर करेंगे, समय क्या है? टाइम एक सिमिलर क्वांटिटी है। तो दो सिमिलर क्वांटिटीज को जब कंपेयर किया जाता है, कैसे? बाय डिवाइडिंग। ठीक है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ। तो वो जो डिवीजन करने का, कंपैरिजन करने का तरीका है बाय डिवीजन। तो कंपैरिजन बाय डिवीजन इज नोन एज रेशियो, और इसी चीज को हम रेशियो फाइनली बोलते हैं। ओनली क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। अच्छा, इनका काइंड भी सेम होना चाहिए, यही चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चिड़िया का कंपैरिजन एक हवाई जहाज के साथ कर रहे हैं। दोनों सेम होनी चाहिए। ये एक नेचुरल मैं कहूँगा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, और जो एरोप्लेन है वो एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है। तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। दो चीज़ों का कंपैरिजन तभी हो सकता है जब वो सेम काइंड की हो। ठीक है, समय क्या समय के साथ हो सकता है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि किलोमीटर का किलोमीटर के साथ हो सकता है, किसी लिक्विड का किसी लिक्विड के साथ कंपैरिजन हो सकता है, किसी पेन का किसी पेन के साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो दोनों सेम काइंड होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर पाते हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है, वो हमेशा कंपैरिजन बाय डिवीजन का पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे जो हमने फ्रैक्शन पढ़ा था 6th 7th क्लास में, ठीक है, रेशियो, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। कुल मिला के आपको ये चीज पता होनी चाहिए, रेशियो इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन जहां पे एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। यही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम रेशियो बोलेंगे, बट उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिन चीजों को मैं आगे चल के डिस्कस करने वाला हूं। कब रेशियो बोला जाएगा, कब फ्रैक्शन बोला जाएगा, ये चीज बहुत क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर डिवीजन करने का जो तरीका होता है, किसी क्वांटिटी को जब किसी क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, इस तरह के कंपैरिजन को करने के तरीके को ही हम लोग कहते हैं क्या? रेशियो। तो ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, दैट इज द क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट कैन बी कंपेयर्ड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सेम काइंड एंड सेम यूनिट। जब यूनिट सेम होंगी, किलोमीटर किलोमीटर होगा, मीटर मीटर होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा, लीटर्स लीटर्स होगा, मिलीलीटर्स मिलीलीटर्स, जब दोनों क्वांटिटी के यूनिट्स सिमिलर होते हैं तभी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सेम काइंड मतलब दोनों के दोनों लिक्विड होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों लिक्विड है तो उसमें भी जो उनकी यूनिट्स होनी चाहिए वो दोनों की सिमिलर होनी चाहिए। अगर एक यूनिट आपने लीटर में ली है तो दूसरे की यूनिट भी आपको लीटर में लेनी है। अगर एक की यूनिट, एक लिक्विड की यूनिट अगर आपने मिलीलीटर ली है तो दूसरे लिक्विड की भी यूनिट आपको मिलीलीटर में लेनी होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन दो सिमिलर काइंड्स और दो सिमिलर यूनिट्स का होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स से यूनिट्स कट जाती हैं, तो फिर आप कंपैरिजन करते हुए मैथमेटिकल फॉर्म में किसी रेशियो के रूप में आप किसी चीज के कंपैरिजन को बता सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे रेशियो क्या होता है वो चीज आप लोगों ने 7th और 8th में सीखी है। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें चलना है, क्योंकि हायर क्लासेस में ये रेशियोज का नॉलेज हमें होना चाहिए। टर्म्स ऑफ अ रेशियो। अब रेशियो में यूज होने वाले दो टर्म्स बहुत जरूरी हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है एंटीसीडेंट, बेस्ड ऑन दिस वर्ड्स आपको क्वेश्चंस आते हैं, और एक है वर्ड कॉन्सिक्वेंट। मतलब क्वेश्चंस आते हैं क्या सर आईआईटी जेईई में क्वेश्चंस आते हैं? तो नहीं, आईआईटी जेईई में आपको इतने छोटी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली वहां पे क्वेश्चन के लेवल ऐसे आने वाले हैं जहां पे क्वेश्चंस में आपको हो सकता है एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट वर्ड का यूज करते हुए किसी चीज को रेफरेंस मानते हुए किसी चीज को सॉल्व करने को बोलते हैं। मतलब इन वर्ड्स को रेफरेंस देते हुए, तो आपको ये वर्ड्स पढ़ता चलने चाहिए। मतलब आपको ये वर्ड्स अगर पता होंगे तो आप जब वो 11th-12th क्लास में जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आप वॉच करेंगे जहां पे ये वर्ड एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट यूज किया होगा, तो आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ये दो शब्दों की नॉलेज आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। आप लोगों को समझ आया, हाँ या ना? तो देखिएगा, जब भी कोई रेशियो बताया जाता है फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे मैंने बोला कि 2:3, एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला एक रेशियो है मेरे सामने और वो रेशियो है 2:3। अब पहली चीज तो ये जो डबल डॉट का मतलब है, इस डबल डॉट को हम लोग बोलते हैं is2, इसको बोला जाता है is2 का सिंबल। ठीक है, तो ये डबल डॉट से आप कोई भी दो कंपैरिजंस को बता सकते हैं। जो भी आगे लिखा है वो न्यूमरेटर होगा, जो भी पीछे लिखा है वो डिनोमिनेटर होगा। इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। क्लियर है ये चीज? तो 2 जो सामने लिखा है वो हमेशा न्यूमरेटर में जाएगा, जो पीछे लिखा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। और ये जो सामने लिखा हुआ वैल्यू है 2, ये जो फर्स्ट टर्म है, इसी फर्स्ट टर्म को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। और ये जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है 3, ये जो आपका सेकंड टर्म है जो रेशियो सिंबल के बाद लिखा हुआ है, इसी 3 को हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट किसको कहते हैं, एंटीसीडेंट क्या होता है, ये आपको शब्द बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जो बाद में लिखा है वो कॉन्सिक्वेंट, जो पहले लिखा है वो एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे रेशियो क्या होता है, रेशियो के लिए ये सिंबल, इस सिंबल को हम बोलते हैं is2 का। ठीक है, तो रेशियो वर्ड क्या है? रेशियो आपको यहाँ पे मैंने बताया, रेशियो सिंपली एक कंपैरिजन है दो सिमिलर काइंड और दो सिमिलर यूनिट्स का। पहली चीज कंपैरिजन। दूसरा, इस कंपैरिजन को दिखाने के लिए हम लोग इन सिंबल का यूज करते हैं, दो डबल डॉट जो कि वर्टिकल पोजीशन में ऊपर नीचे लगे होते हैं। इन्हीं सिंबल का यूज करके हम कोई भी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन बोर्ड पे लिख के बता सकते हैं। और इनमें यूज होने वाले जो टर्म्स हैं, दो रेशियो के अंदर दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक है वर्ड एंटीसीडेंट और दूसरा है वर्ड कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट ए लेटर पहले आता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ए लेटर किसी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है, तो पहला लिखा हुआ जो भी नंबर होगा जो न्यूमरेटर है उसको रेशियो के केस में हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, और रेशियो के केस में जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका सेकंड टर्म है, उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई आप लोगों को वर्ड एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट अच्छे से समझ आ गया है। एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट इसको समझिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? द वैल्यू ऑफ अ रेशियो रिमेन्स द सेम। पहली प्रॉपर्टी आप चीज को समझिएगा, द वैल्यू ऑफ अ रेशियो रिमेन्स द सेम। किसी भी रेशियो की वैल्यू हमेशा सेम रहती है अगर दोनों टर्म्स, ठीक है, ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी। ये ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास एक रेशियो है 2:3, ये रेशियो सिमिलर रहेगा। ठीक है, किस केस में? अगर मैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में
चाहे एक सिमिलर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, चाहे सिमिलर वैल्यू का डिवीजन कर दूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेता हूं और मैं ऐसा बोलता हूं कि आप एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखिएगा अगर मैं 2/3 लिख रहा हूं, मतलब कोई रेशियो लिखा है 2:3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तब भी इसको सॉल्व करने पे आप देखेंगे वैल्यू जो हमारी आई है 10/15, ये एक सिमिलर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया किसके, 2/3 के। और इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो डिडक्ट हो जाएगा, अगेन ये रेशियो 2/3 आ जाएगा। तो यहां पे यही बोला गया है कि अगर कोई सिमिलर क्वांटिटी मैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई करता हूं तब भी हमारा रेशियो सिमिलर रहता है, उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, रेशियो सिमिलर रहेगा। ठीक है, अब रेशियो क्या, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, या अगर मैं इसी 2/3 में अगर मैं बात करूं डिवीजन की, तो डिवीजन के केस में ये क्या कह रहा है, ये डिवीजन के केस में कह रहा है कि अगर 2 में मैं 5 का डिवीजन कर दूं और नीचे जो 3 लिखा था इस 3 में भी अगर मैं 5 का डिवीजन कर दूं, तो इसको सॉल्व करने पे आप नोटिस करेंगे कि यहां पर 2/5 मल्टीप्लाइड विथ 5/3 हो जाएगा और 5 से 5 डिडक्ट हो जाएगा और फाइनली अगेन यहां पे 2/3 मेरा रेशियो निकल के आएगा। तो आप देख रहे हैं रेशियो में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं, चाहे आप सिमिलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें, चाहे आप सिमिलर क्वांटिटी को डिवाइड कर दें। यही चीज यहां पर हमने इस तरीके से लिख के दिखाई है लैटर्स के थ्रू। अगर a/b कोई रेशियो है, अगर मैं उसमें एक सिमिलर क्वांटिटी का एंटीसीडेंट में या कॉन्सिक्वेंट में, यानी एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं m और m का, तो आप देख रहे हैं रेशियो वही रहेगा a:b। उसको हम बस ऐसे लिख के दिखा सकते हैं am:bm। क्लियर है, तो हम यहां पर इसको 10:15 भी लिख सकते हैं, जो हमने 2×5/3×5 किया, सिमिलर क्वांटिटी डाली है, इसको हम 10:, क्योंकि 2:3 था तो इसको हम 10:15 भी लिख सकते हैं। किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, रेशियो सिमिलर है। ठीक है, रेशियो का मतलब जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 1 होता है, तो जब मैं 10:15 को कन्वर्ट करूंगा रेशियो में तो अगेन उसकी वैल्यू 2:3 आएगी। यही यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। ऐसे ही अगर मैं डिवीजन में m और m डाल देता हूं, आप देख रहे हैं मैंने डिवीजन में 5 और 5 डाल दिया, ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे जो रेशियो था मेरा a:b वो अगेन किसके बराबर आएगा, आप देखेंगे a/m:b/m। हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 2/5:3/5। रेशियो सिमिलर रहेगा, रेशियो में किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। इनिशियल में क्या दिया था, इनिशियल में 2:3 दिया था। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ क्वांटिटी डाल दी, हमने एंटीसीडेंट के डिवीजन में भी 5 डाल दिया, ठीक है, और हमने कॉन्सिक्वेंट में भी 5 डाल दिया। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा अगेन हमारा रेशियो जो है वो 2:3 निकल के ही आएगा। तो यहाँ पे 2:3 में चाहे आप सिमिलर क्वांटिटी 7 डाल दो, 8 डाल दो, 9 डाल दो, 10 डाल दो, कुछ भी डाल दो, अगर सिमिलर क्वांटिटी डाली जाती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ये 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। मूव करते हैं आगे, आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, द रेशियो ऑफ a एंड b इज रिटन एज a:b एंड इज मेजर्ड बाय द फ्रैक्शन a/b। तो ये एक प्रॉपर्टी है। यहां पे सिंपली ये बोला गया है कि किसी भी रेशियो को अगर बोल के बताना है या सॉल्व करना है, जैसे ही आप लिखे हुए देखते हैं 2:3 और आपसे बोला जाता है इसको सॉल्व करिए किसी के साथ, तो यहां पे हम इसको फटाक से एक फ्रैक्शन में बदल देंगे, इसको हम 2/3 कर देंगे। इस समय ये रेशियो रिएक्ट करेगा एज अ फ्रैक्शन। क्लियर है, जैसे आपको बोला है कि 10:15 दिया,
सॉल्व करिए, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए 10/15 लिख सकते हैं, और जब 10/15 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप लोग देखेंगे कि वो अगेन क्या आएगी, तो 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15, 2:3 आ जाएगी। और फिर ये 2/3 जो आया, इस 2/3 को हम कन्वर्ट करके अगेन लिख सकते हैं 2:3। तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, रेशियो की एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी रेशियो का अगर आप सिंबल देखें तो फटाक से आप उस सिंबल को बदल के आप वहां पर उसको फ्रैक्शन का रूप दे सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज कैन बी फाउंड ओनली व्हेन बोथ द क्वांटिटीज आर ऑफ द सेम काइंड। ये अभी हमने शुरुआत में देखा कि रेशियो बोलते ही उसको हैं जब सेम काइंड की हो। तो दो चीजों का कंपैरिजन तभी किया जा सकता है जब दोनों का काइंड सेम हो। काइंड मतलब अगर दोनों लिक्विड हैं तो ही कंपैरिजन होगा, दोनों सॉलिड हैं तो ही कंपैरिजन होगा। ठीक है, दोनों उड़ने वाले चीजें हैं तो दोनों का कंपैरिजन तभी होगा, सेम काइंड होनी चाहिए। ठीक है, अ रेशियो इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी एंड अ रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज का रेशियो बोलेंगे तो रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता। कई स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं, वो कहते हैं 2 सेंटीमीटर इज टू 3 सेंटीमीटर। ये गलत तरीका है बताने का, इस तरीके से आप कभी भी नहीं बोलेंगे। जब भी आप रेशियो बताएंगे तो रेशियो के साथ कभी भी यूनिट नहीं बोलेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रेशियो के साथ कभी भी यूनिट नहीं बोला जाएगा। रेशियो हमेशा यूनिटलेस होता है, उसमें अगर यूनिट्स लगी हैं तो आप यूनिट्स को ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे रेशियो हमेशा नंबर्स के फॉर्म में बताया जाता है, वहां पे कभी भी यूनिट्स नहीं होती। क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको अगर यहां तक चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं अच्छे से। प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी, वर्ड रेशियो समझाया। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज में मैंने आपको ये 5 प्रॉपर्टीज बताई हैं रेशियो रिलेटेड। अब मूव करते हैं कि किसी भी रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोला जाता है। देखिए इसको समझिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 1 होता है। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, बहुत छोटे से, कि मान लीजिए मेरे पास 21:3 लिखा हुआ है और उन्होंने बोला इस 21:3 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब भी आपको रेशियो को सॉल्व करना है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि 21 में क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 × 7 से 21 बना है और नीचे 3 × 1 से 3 बना है। कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे देखेंगे तो 3 और 3 कॉमन फैक्टर है, ये कट जाएगा। कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कट जाता है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7:1। फाइनली 21/3 कैन बी रिटन एज 7/1 और इसी 7/1 को हम रेशियो बोलेंगे 7:1। तो रेशियो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। द रेशियो ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। अब यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर चलिए 2 क्वांटिटी के लिए तो हमें समझ आ गया, लेकिन 3 क्वांटिटी के केस में हम क्या करें। तो यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द क्वांटिटी इज 1। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सारी क्वांटिटीज में 1 होगा तो इस केस में हम कहेंगे जो रेशियो दिया है वो रेशियो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। If the HCF of the quantity is not 1, then each quantity of the ratio is divided by the HCF to convert the ratio into simplest form. ये क्या बोल रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ऐसा बोलना चाहता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई 3 क्वांटिटी है 6, 9 एंड 12। तो आप एक चीज वॉच करिएगा, 6 का फैक्टर क्या है, तो 6 का फैक्टर है 3 × 2 × 1। 9 का क्या फैक्टर है, तो ये है 3 × 3 × 1। और 12 का क्या फैक्टर है, तो आप कहेंगे सर ये है 3 × 2 × 2 × 1। जब कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि HCF ऑफ 6, 9 and 12 is
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एकदम कॉमन, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मैं कहूँगा इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है। तो दी हुई क्वांटिटीज को आप डिवाइड कर दीजिए 3 के साथ। अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, ध्यान से देखना इस चीज को, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि 6 को आप 3 से डिवाइड कर दो, आप 9 को 3 से डिवाइड कर दो, आप 12 को 3 से डिवाइड कर दो, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 6/3 का मतलब होता है 2, 9/3 का मतलब होता है 3 और 12/3 का मतलब होता है 4। दैट मीन्स 6, 9 एंड 12 के अंदर अगर मुझे रेशियो बताना है, इनको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तीन क्वांटिटीज को, तो हमने इनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उनसे डिवाइड कर दिया हर टर्म को, और ये जो आंसर आया 2:3:4, हमने 6, 9 और 12 को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी दी है और उनको आपको कन्वर्ट करना है रेशियो में, तो सबसे पहले उन सब क्वांटिटीज का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है। वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उससे मुझे हर टर्म को डिवाइड कर देना है। जब जैसे ही मैंने हर टर्म को उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से डिवाइड किया, तो जो वैल्यूज आएंगी वही हमारी क्या होंगी, वही हमारा रेशियो होगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे कैसे चीजों को सॉल्व किया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, आप सबके फैक्टर्स निकाल लीजिए, उनमें जो कॉमन दिख रहा है उनको मार्क कर दीजिए। जो कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और लोअर कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। वहां पे अगर आपको इनके क्या पूछना होता है, इनका अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना होता, तो देखो 3, 3, 3 तो है, अदर देन दिस यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, तो इसमें से एक 2 भी लिया जाता, वो 3 × 2 6 होता, 6 × 3, फिर यहाँ पे आपको ये 3 भी लेना होता, फिर यहाँ पे ये 2 भी लेना होता, मतलब सारे मल्टीपल्स को आपको मल्टीप्लाई करना होता, कॉमन्स को अलग कर देते, एक 3 एक 2, ठीक है। इस तरीके से आपको हर मल्टीपल को वहां पे मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम एक अलग चीज है और यहाँ पे एचसीएफ एक अलग चीज है, तो यहाँ पे एचसीएफ आपको निकालना है, एचसीएफ से डिवाइड करना है, इतना आसान है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अभी आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को हम पिक कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, इन्होंने बोला है 81:93 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, दो वैल्यूज दी हैं आपको, एक एंटीसीडेंट दिया है, आपको एक कॉन्सिक्वेंट दिया है, इसको हमें चेंज करना है, किसमें, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए 81/93। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैंने बताया कि आप ये चेक करिए कि दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो 81 के लिए हम कहेंगे कि 81 बनता है 9 मल्टीप्लाइड विथ 9 से, एकदम क्लियर है। और 9 किससे बनता है, तो 9 बनता है 3 × 3 से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 99 9 × 9 लिखने की जगह क्यों ना मैं 4 बार यहाँ पे 3 लिख दूं, तो आप देखेंगे कॉमन फैक्टर्स दिखेंगे मुझे ऊपर नीचे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख जाएगा। तो 3 × 3 × 3 × 3 इज 81। 93 को देखूंगा तो 93 के लिए आप देखिएगा 93 के जो फैक्टर्स होते हैं, ये भी पहला फैक्टर तो मुझे 3 दिख रहा है, तो 3 × 3 इज 9 और 3 1 टाइम्स इज 3। तो यहाँ पे देखिए 31 जो है ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो 3 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 से ये 3 की कट कर दूंगा। क्लियर है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 81 एंड 93 इज 3, वो 3 था, तो मैंने दोनों चीजों को में से 3 को कट कर दिया। और सिंपल फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, तो कुल मिला के जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया है वो आया है 27/31।
तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कुल मिला के आपने क्या किया, आपने 81:93 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे आप कट कर देते हैं, और यही चीज अभी हमने पीछे समझी थी। यहां पे जब आपने देखा तो 3 क्वांटिटीज थी, अभी हमारे पास 2 क्वांटिटीज थी, ठीक है। तो 2 क्वांटिटीज में आपने क्या किया, कॉमन फैक्टर को ऊपर नीचे कट किया था। 3 में भी आपने वही किया था, कॉमन फैक्टर्स को आपने कट कर दिया था। 3 3 3 कट गया था, बच गया क्या था, 2 3 एंड 4। तो 2:3:4। और हम फाइनली बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी कि रेशियो क्या आया। तो रेशियो हमें बोला था 81:93 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 27:31। कुल मिला के ये हमने एक रेशियो में चीजों को कन्वर्ट कर दिया। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या, तो एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम समझेंगे आगे। देखिएगा, उससे पहले आप इसको समझिए कि कंपैरिजन ऑफ रेशियो का मतलब क्या होता है। 2 रेशियोज का भी आपस में कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मुझे 2 रेशियोज में कंपैरिजन करना है, मुझे ये पता करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा रेशियो बड़ी वैल्यू दी है, कौन से रेशियो की वैल्यू छोटी दी है। तो इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो करना। क्लियर है, बड़ी और छोटी बताना। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको 2 रेशियो दे देंगे, आपसे कहेंगे इन दोनों रेशियो के बीच में कंपैरिजन करिए, मतलब बड़ा और छोटा बताइए। तो यहां पे देखिएगा कि अगर मेरे पास कोई 2 रेशियो हैं, एक रेशियो है A:B और दूसरा रेशियो है अगर C:D, ये ऐसा बोल रहा है। तो अगर एक रेशियो मेरे पास A:B है, दूसरा रेशियो अगर C:D है, ये कंपेयर कैसे किया जा सकता है। तो इनको सबसे पहले तो मैं फ्रैक्शन में बदल दूंगा, A/B लिख दूंगा, C/D लिख दूंगा। क्लियर है। और जब मैं A और B और C और D देखूंगा तो या तो इनके डिनोमिनेटर एकदम सिमिलर होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर एकदम सिमिलर है, अगर B की वैल्यू D के बराबर है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर एकदम सिमिलर है तो हम न्यूमरेटर देख के जवाब दे देंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। कंपैरिजन करने का तरीका यही है। तो कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा वो तभी कर पाएंगे जब B = D होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन हमने यहां लिया है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आपको हमने पूछा कि बताइए 4:5 और 18:25 इन दोनों का कंपैरिजन करके बताइए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। इस समय आप क्या करेंगे। तो देखिए इस समय मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में। इसको मैं लिख सकता हूं 4/5, इसको मैं लिख सकता हूं 18/25 लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पे या तो मैं सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को कॉमन करूं। अब डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, मुझे कुल मिला के B = D करना है, और ये करने के लिए मैं सबसे पहले लेता हूं LCM। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, LCM ऑफ B एंड D आप ले लीजिए। तो जब मैं 5 एंड 25 का LCM लूंगा, देखिएगा LCM ऑफ 5 एंड 25, तो ये निकल के आएगा 5। अभी मैं क्या करूंगा, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो 4/5 है, इस 5 को 25 बनाऊंगा। तो सिमिलर क्वांटिटी जो मैं नीचे डाल रहा हूं वही क्वांटिटी मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, और ये रेशियो मेरा बन जाएगा 4 × 5 = 20 एंड 5 × 5 = 25। अब देखिए 20/25 एंड 18/25 कौन सा बड़ा है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 25 था तो इसको नहीं छेड़ेंगे। जिन 2 चीजों को कंपैरिजन करना है, एक तरीका तो ये है कि मैं एलसीएम ले लूं, ठीक है। एलसीएम लेके मैं दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दूं, और जैसे ही मैं डिनोमिनेटर्स को इक्वल करूंगा तो कुल मिला के मैं न्यूमरेटर को देख के जवाब दे सकता हूं। देखो 20 बड़ा है, तो 20 बड़ा है, इसका मतलब 20/25 की जो वैल्यू होगी वो भी बड़ी आएगी एज कंपेयर टू 18/25। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया। अब अगर 20/25 मेरा बड़ा आ गया और 20/25 वैल्यू थी 4/5 की, तो मैं सिंपली यहां पर बोलूंगा कि 4/5 इज ग्रेटर देन 18/25।
और यहां पर कुल मिला के 4:5 इज ग्रेटर देन 18:25, ये मेरा जवाब होगा। क्लियर है? तो क्या आंसर देना है वो हमने बता दिया, कैसे सॉल्व करना है वो हमने बता दिया। तो कंपैरिजन करने का एक बहुत आसान तरीका वो ये है कि आप डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर दो। क्लियर है? तो यहां पर हम इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं सॉल्व। चलिए मूव करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियोज के बाद आगे। तो आगे हमें पता होना चाहिए कि रेशियोज कितने टाइप के होते हैं। ये पूरा आप थ्योरी लेक्चर देख रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जहां मुझे लग रहा है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वैरायटी आ सकती है, वो छोटे छोटे एग्जाम्पल भी मैं साथ में समझाता हुआ चल रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ रेशियोज को देखिएगा। देखिए यहां पे बहुत सारे तरह के रेशियोज के नाम आपको पता होने चाहिए। कुछ नाम तो बहुत सिंपल हैं जो आपने सुने भी होंगे, जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये आपको पता है। ठीक है, एक बार और चीजों को बहुत अच्छे समझिएगा। एक होता है आपका इनइक्वालिटी। तो ग्रेटर इनइक्वालिटी किसको कहते हैं और लेसर इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, अगर कोई रेशियो है A:B, जहां पे ए एंटीसीडेंट की वैल्यू उसके कॉन्सिक्वेंट से बड़ी है, तो यहां पे ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई रेशियो है A:B और यहां पे अगर A ग्रेटर है B से, मतलब अगर एंटीसीडेंट की वैल्यू उसके कॉन्सिक्वेंट से बड़ी है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे ही तो होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आप देखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है 3/2 मान लीजिए आपको दिया है। ठीक है, तो यहां पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपकी जो एंटीसीडेंट की वैल्यू है वो कॉन्सिक्वेंट से बड़ी है। तो जब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट से बड़ा होता है, 3/2 है, तो यहां पे हम कहेंगे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रेशियो की लैंग्वेज में बोला जाता है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये आपको पता होना चाहिए। इसी को रेशियो की लैंग्वेज में बोला जाता है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी। अब एक प्रॉपर्टी आपको यहां पे पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं कोई सिमिलर क्वांटिटी इन दोनों में ऊपर नीचे ऐड कर दूं, देखो रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है मुझे 3:2, मेरा एंटीसीडेंट की वैल्यू बड़ी है उसके कॉन्सिक्वेंट से, तो ये ग्रेटर इनइक्वालिटी का रेशियो है। अब इस रेशियो में अगर मैं ऊपर नीचे कोई सिमिलर क्वांटिटी का एडिशन कर दूं, सिमिलर क्वांटिटी का एडिशन कर दूं, मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे कर रहा हूं 3+2 अपॉन 2+2। देखिए सिमिलर क्वांटिटी मैंने क्या की, मैंने ऊपर नीचे ऐड कर दी, तो ये रेशियो मेरा चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 5/4। और जस्ट पीछे अभी आपने देखा कंपैरिजन, अगर आप कंपेयर करते हैं कि 3/2 बड़ा है या 5/4 बड़ा है, तो एक तरीका होता है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। देखो 3/2 का अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 आएगी। तो यहां पर अगर मैं 5/4 को कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 1.2, ठीक है, के आसपास। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि हमेशा 1.5 मतलब 3/2 जो है ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो 3/2 मेरा देखो बड़ा आएगा। दैट मीन्स अगर मैं कोई सिमिलर क्वांटिटी एडिशन करता हूं, ऐड करता हूं, कहां पे ऐड करता हूं, यहां पर जहां पे मुझे ग्रेटर इनइक्वालिटी दी है, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी दी है, तो हमेशा जो दिया हुआ रेशियो है उसकी वैल्यू बड़ी आती है। ये कुछ प्रॉपर्टी मैं बताता हुआ चल रहा हूं। किसकी प्रॉपर्टी? तो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी की भी प्रॉपर्टी मैंने साथ में बता दी। सबसे पहले तो मैंने यहां पे ये समझाया कि ग्रेटर इनइक्वालिटी क्या होती है। जिनको नहीं समझ आया मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। ग्रेटर इनइक्वालिटी हम बोलते हैं जब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता है। छोटी क्लासेस में आपने वर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था। उसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब रेशियो के टर्म्स में हम बात करते हैं तो ग्रेटर इनइक्वालिटी बोली जाती है। पहली बात, ग्रेटर इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि जब सिमिलर क्वांटिटी को ऐड किया जाएगा,
एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में सिमिलर क्वांटिटी को, तो हमेशा जो वैल्यू बड़ी आएगी वो वैल्यू हमारी बड़ी आने वाली है दिए हुए रेशियो की। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब दिया हुआ जो मुझे ग्रेटर इनइक्वालिटी दिया था, रेशियो ग्रेटर इनइक्वालिटी दिया था, उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। ठीक है, एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ जिसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। यहां पे ये चीज समझिएगा। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं सेकंड पॉइंट साथ ही में, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं यहां पे व्हाइट पेन का। देखिएगा इस चीज को आप समझिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा, ये अभी आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, मैं इस चीज को हटा देता हूं यहां से, ये चीज मैंने हटा दी। ठीक है, और यहां पे 2 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए यहां पर मैं व्हाइट पेन से एक इस तरीके से पार्टीशन कर देता हूं। तो यहां पे मैं सबसे पहले तो इस चीज को भी हटा के एक प्रॉपर वे में लिख देता हूं, सो दैट आप लोग बाद में इस चीजों को नोट कर पाए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सबसे पहले तो रेशियो ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये हम बोलते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, मतलब वहां पर जहां पे मेरी एंटीसीडेंट की वैल्यू बड़ी होती है कॉन्सिक्वेंट से, और जब मेरे एंटीसीडेंट की वैल्यू कम होती है कॉन्सिक्वेंट से, मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो देखिए यहां पे मैंने वर्ड प्रॉपर लिख दिया। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2/3, तो इसी को हम कहते हैं रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। क्लियर है? तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं ये आपको पता चल गया। जैसे यहाँ पे दिया है 2:3, जब हमारी एंटीसीडेंट की वैल्यू हमारे कॉन्सिक्वेंट से छोटी होती है, a लेस देन b। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी काम करती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं 2/3 में कोई सिमिलर क्वांटिटी ऐड कर देता हूं, मान लीजिए मैंने +3 और +3 कर दिया, सिमिलर क्वांटिटी को ऊपर नीचे ऐड किया है, तो इस केस में ये वाला रेशियो मेरा बन जाएगा 5/6। और आप नोटिस करेंगे कि आपका ये जो 5/6 का रेशियो आया है, ये हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 5:6 बड़ा आएगा और जबकि 2:3 छोटा होगा। तो दिया हुआ जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 2/3 दिया था, तो 2/3 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं, तो 2/3 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कुछ 0.66 वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं 5/6 को, तो यहाँ पे 5/6 को सॉल्व करने के लिए देखिए 50 हो जाएगा। 6 के टेबल में 50 कहाँ आता है, तो 6 × 7 इज 42, 6 × 8 इज 48। देखिए वैल्यू इसकी बड़ी आ रही है, 0.8 हो गई ये वैल्यू, तो 5/6 बड़ा हो गया, 5/6 बड़ा हो गया। तो यही चीज मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं यूज होगा। कहाँ यूज होगा? वो जब आप डीपीपी सॉल्व करेंगे तब वहां पे आप सवाल देख सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। कौन से दोनों पॉइंट? एक तो हम ग्रेटर इनइक्वालिटी कब बोलेंगे और एक हम लेसर इनइक्वालिटी कब बोलेंगे, ये दोनों पॉइंट हमने समझ लिए। अभी रेशियो ऑफ इक्वालिटी कब बोलेंगे? तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी का मतलब है जब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू सेम होती है, जब दिया हुआ रेशियो से, मतलब दिए हुए रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। यहां पे वही लिखा हुआ है, अ रेशियो A:B वेयर A=B इज कॉल्ड अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी। आपको दे दिया 3/3, आपको दे दिया 7/7, ऊपर नीचे की वैल्यू एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की जब सेम हो जाती है, उस केस में हम कहते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। यहाँ पे हाँ सर, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे भी काम करती है? तो यस, यहाँ पे भी काम करती है। क्या? तो मैं बता देता हूं, जैसे 2/3 अगर आप ले रहे हैं या 2/2 ले रहे हैं, तो 2/2 में अगर मैं कोई सिमिलर क्वांटिटी को ऐड कर देता हूं, सिमिलर क्वांटिटी ऐड हो रही थी, आप देखो इम्प्रॉपर में भी प्रॉपर में भी, यहां पर अगर मैं 2:2 बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 5/5,
और आप देखेंगे 2:2 की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी 5:5 के। 2/2 को सॉल्व करिए तो 1 आएगा, 5/5 को सॉल्व करिए तो 1 आएगा। तो इसी को तो हम रेशियो ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी के अंदर आप बोल सकते हैं कि हमेशा वैल्यू इक्वल आती है, बट इस केस में क्या बड़ा और क्या छोटा होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहां पर क्लियर। 2 मिनट होल्ड करिएगा। तो यहां पर मैंने ये वाला पार्ट जो रफ वर्क किया था ये मैंने कर दिया क्लियर। इसको आप कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 पॉइंट समझाए हैं। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ इक्वालिटी क्या होता है। और मुझे लगता है ये तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब देते रहिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब कुछ और नाम है जो आपको पता होना चाहिए और ये बड़े सिंपल से नाम है। डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब, मान लीजिए मुझे 2:3 बोला है और मुझे इसका एक डुप्लीकेट रेशियो बनाना है, तो हमेशा याद रखना डुप्लीकेट रेशियो का मतलब आप स्क्वायरिंग कर दो, एंटीसीडेंट की स्क्वायरिंग कर दो, कॉन्सिक्वेंट की स्क्वायरिंग कर दो। आप जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे हमेशा देखो सेम ही आएगी। 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4:9। ये डुप्लीकेट है किसका, 2:3 का डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है जब हमारे पास दिए हुए रेशियो के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो a:b is a²b²। इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि डुप्लीकेट रेशियो किसको बोला जाता है। तो a:b a²b², जब स्क्वायरिंग कर दी जाती है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में। ऐसे ही ट्रिप्लीकेट रेशियो किसको बोला जाएगा, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो उसको बोला जाएगा जब दिए हुए रेशियो में आप क्यूबिंग कर देंगे। ट्रिप्लीकेट, ट्रिपल कर रहे हैं आप, ट्रिपल मतलब आप क्यूबिंग कर रहे हैं। आप देखिए a:b आपको दिया था, इसका a³:b³, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपको 2:3 दिया है और इसका अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा है, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एनटीएससी में पूछे जाते हैं, या मैं ऐसा कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये चीज फाउंडेशन लेवल पे पता होनी चाहिए। आप तैयारी ही कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। और ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ घूम जाते हैं क्योंकि स्कूल लेवल पे आपको ये चीजें नहीं सिखाई जाती। आपको स्कूल की बुक्स में ये चीजें नहीं मिलने वाली कि रेशियोज को क्या बोला जाता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे पता होनी चाहिए। यही आपको बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा अलग हटके मिलता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा 2:3 को अगर मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो में बदलना है तो मैं 2 का क्यूब कर दूंगा और मैं 3 का क्यूब कर दूंगा और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 8:27, which is the triplicate ratio of 2:3। ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिएगा, चलिए आ जाते हैं हम डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट के बाद सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट में। तो यहां पर आपका अगर कोई रेशियो दिया है, आप उन दोनों रेशियो का अगर रूट निकाल लेते हो, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का अगर आप रूट निकाल लेते हो, स्क्वायर रूट निकाल लेते हो, तब हम लोग कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो दिए हुए रेशियो का जब हम रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको रेशियो 2:3 दिया है और आपसे पूछ लिया कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो सब डुप्लीकेट रेशियो के लिए हम कर देंगे √2:√3। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब रूट कर दिया जाता है, जब स्क्वायर रूट कर दिया जाता है, तब सब डुप्लीकेट हो जाता है। छोटा कर दिया आपने, सब डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या समझ आया, अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी है तो आपका रेशियो जो आपको दिया है, आपका रेशियो दिया है 2:3, इसका अगर डुप्लीकेट पूछ लिया तो डुप्लीकेट के समय इसका डुप्लीकेट आएगा 4:9।
स्क्वायरिंग कर दी। और इसका अगर सब डुप्लीकेट पूछ लिया तो ये आ जाएगा √2:√3। क्लियर है? तो ये आपका है सब डुप्लीकेट, ये है आपका डुप्लीकेट, और ये है आपका मेन रेशियो। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। यही चीज सब ट्रिप्लीकेट में होती है। ट्रिप्लीकेट क्या था? जब क्यूबिंग कर दें। और सब ट्रिप्लीकेट क्या है? जब क्यूब रूट निकाल लें। ये देखिएगा, a/b का जब क्यूब रूट ऑफ एंटीसीडेंट एंड क्यूब रूट ऑफ कॉन्सिक्वेंट निकाल लिया जाता है, तब हम कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर है? अब इनवर्स रेशियो क्या होता है? तो इनवर्स रेशियो कुछ नहीं, जब आप रेसिप्रोकल निकाल देते हैं। तो इनवर्स रेशियो आपकी बुक्स में दिया हुआ है। इनवर्स रेशियो का मतलब आपका रेसिप्रोकल, इनवर्स कर दिया आपने। ठीक है? तो जब दिए हुए रेशियो को आप इनवर्स कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल निकाल देते हैं, तब होता है आपका इनवर्स रेशियो। ये सब आपकी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है? ये चीज मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको यहां पे समझाई है। ठीक है? और ये आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी बताया। कंपाउंड रेशियो अगर आपको नोन है तो कंपाउंड रेशियो आपने सुना हुआ है, आपने 8th क्लास में। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? तो जब दो रेशियोज दिए होते हैं a/b एंड c/d, इन दोनों को आप कंपाउंडिंग कर देते हो, मतलब इन दोनों को मिलाए, तो दोनों का एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई कर दो। दो रेशियोज हैं अलग अलग, a/b c/d। तो देखिए आपके पास दो रेशियो हैं a/b एंड c/d। अगर इसका कंपाउंड लिखना है तो इस कंपाउंड में आप एंटीसीडेंट के साथ एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ac/bd। ये हमारा कंपाउंड रेशियो है। तो कंपाउंडिंग ऑफ द रेशियो, ये आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग ऑफ द रेशियो का क्या मतलब होता है। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ रेशियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी कॉपी में ये सब चीजें नोट कर ली होंगी, और ये इंपॉर्टेंट है। आपके नोट्स अगर आप यहाँ फाउंडेशन से बनाते हुए चलते हैं तो मैं कह रहा हूं आपको मैथ्स 11th और 12th में कोई इशू नहीं आने वाला। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं फाइनली हम आगे। तो यहां तक हमने टाइप्स समझे थे। अब कुछ क्वेश्चंस को हम पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेशियो, मुझे लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आप लोगों को रेशियो अच्छे से समझ आ गया होगा, ये पूरी उम्मीद मैं करता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जो दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर इसके बाद डीपीबीस को सॉल्व करना मत भूलिए। तो ये कह रहा है कि आपको ₹560 को डिवाइड करना है इस रेशियो के अंदर किसी दो लोगों के बीच में। मान लीजिए मुझे एक अमाउंट गिवन है, ठीक है, मुझे कोई अमाउंट गिवन है और वो अमाउंट मुझे गिवन है ₹560, और अगर मुझे इसको एक रेशियो में डिवाइड करना है, रेशियो मुझे क्या दिया है? तो रेशियो मुझे दिया 3:4। गिवन रेशियो क्या है? तो देखिएगा गिवन रेशियो क्या है, तो यहाँ पे गिवन रेशियो है हमारा 3:4। ठीक है? अब आप समझिएगा, अगर मैं 3+4 करके देखता हूं, तो यहां पे क्योंकि मुझे 3:4 के रेशियो में बांटना है, तो यहां पे आपको पहले तो ये देखना है कि 3 टोटल पार्ट्स का, आपने टोटल पार्ट्स का ये 3 कितना पार्ट दिखा रहा है, तो आपने नंबर ऑफ पार्ट्स कितने किए। देखिए रेशियो का मतलब ये है कि यहां पर एक बंदे को 3 पार्ट मिले हैं, दूसरे बंदे को 4 पार्ट्स मिले। आप इस चीज को समझना, दो बंदे हैं आपके पास, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, दो इंसान है, दो कोई कैरेक्टर है आपके पास। इसको कोई 3 टुकड़े मिले हैं किसी चीज के, और इसको किसी चीज के 4 टुकड़े मिले हैं। मतलब आपने कोई एक चीज थी आपके पास, उस चीज के जब आपने 7 पार्ट्स किए, कितने पार्ट्स किए? 7 पार्ट्स किए, तो आउट ऑफ दैट 7 पार्ट्स 3 पार्ट्स आपने दे दिए ए को और 4 पार्ट्स आपने दे दिए बी को, और आपने अब कंपैरिजन किया दोनों का। क्या कंपैरिजन किया कि ए के पास कितने पार्ट आए हो, बी के पास कितने पार्ट्स आए। तो इस कंपैरिजन को ही हम रेशियो बोलते हैं। तो यहां पे देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं 3+4 करूंगा, मैं ये देखूंगा मैंने किसी एक चीज के टोटल कितने टुकड़े किए। ठीक है? देयरफॉर मैं एक रेशियो बोलूंगा कि एक बंदे को आउट ऑफ 7 3 पार्ट्स मिले और दूसरे बंदे को आउट ऑफ 7 4 पार्ट्स मिले। अब आपने किस चीज के टुकड़े किए हैं? तो आपने ₹560 के टुकड़े किए हैं।
ऐसे इस नज़रों से इसको देखिएगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं IIT JEE लेवल की, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आपको 7th 8th 9th का कुछ बेसिक चीज़ बताऊं। यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे आपको रेशियो वर्ड समझ आ रहा होगा। रेशियो का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है जिसके आपने छोटे छोटे टुकड़े किए। आपने 6th to 7th क्लास में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ा है, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं, डिनोमिनेटर हमेशा आपको यही बताता है कि आप किसी भी चीज के जब आप पार्ट्स करते हैं, तो अगर मैंने 560 को 7 पार्ट्स में बांट दिया, तो आउट ऑफ दैट 7 पार्ट्स 3 पार्ट्स किसी बंदे को दिए और 7 पार्ट्स मतलब 4 पार्ट्स आउट ऑफ दैट 7 मैंने किसी सेकेंड पर्सन को दिए। तो मैंने टोटल 560 रुपीज के 3/7 पार्ट किए और मैंने अगेन उसी 560 के 4/7 पार्ट्स किए। ये पार्ट्स जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हमारा अमाउंट निकल के आएगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। 7 के टेबल में 56, तो ये आता है 80 टाइम्स, और 7 के टेबल में 56 ये आता है आपका अगेन 80 टाइम्स। तो 80 into 3 is what? तो 3 into 8 is 24, 240, and 4 into 8 is 32, 320। आप देखिए, एक बंदे को तो आपने दिए अमाउंट कितना, रुपीस 240, और दूसरे बंदे को आपने अमाउंट दिया है कितना, रुपीस 320। इनको अगर आप दोबारा सम टोटल करते हैं तो ये वैल्यू फिर से 560 ही निकल के आएगी सम टोटल करने पे। आपसे कहा था 560 को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, वो 2 पार्ट्स में आपने कैसे तोड़ा ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया। और इस तरह के सवाल मुझे ऐसा लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और पिक करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करिए, देखिएगा। डिवाइड ₹780 अमंग 3 फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे 3 दोस्त हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, आपने 560 रुपीज को डिवाइड किया था, किस रेशियो में, 2 रेशियो में, 2 ही दोस्त थे। अब देखो अब क्या बोला है, तो इन्होंने बोला डिवाइड 780 इंटू 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्तों में बांटी, और रेशियो भी आपको देखो कैसा दिया है, तो रेशियो आपको दिया फ्रैक्शन में। और ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं इसको छोड़ के आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपने पढ़ाया है वो तो आपने 3:4 बोला था, ठीक है, और सिर्फ 2 ही दोस्तों का बताया। तो भाई यहाँ पे ये वाली वैरायटी भी कवर करना, मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होने चाहिए। देखो 3 दोस्त हैं, और जो अमाउंट हमें दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो अमाउंट हमें दिया है, अमाउंट इज ₹780। हमें 780 रुपये का अमाउंट दिया है, और हमें 3 दोस्तों के बीच में जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो हमें गिवन है। तो रेशियो हमें क्या गिवन है, तो रेशियो गिवन है, वो हमें गिवन है 1/4 is to 1/3 is to 1/2। ये रेशियो हमें गिवन है। अब देखिए, हमें सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन वाले रेशियो को खत्म करना है, हमें इसको सिंपल रेशियो में बदलना है। हमें क्या करना है, 1/4, 1/3, 1/2 का जो डिनोमिनेटर है ये सब खत्म करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4, 3 और 2 को क्यों ना हम कॉमन कर दें। अगर हम कॉमन करते हैं तो इसके लिए एलसीएम लेना है, ये आपको पता है। तो आप क्यों ना सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 2 इज, तो आप निकाल लीजिए 4, 3 और 2 का एलसीएम, तो ये 12 आएगा मेरे ख्याल से। इसको चेक करिएगा, देखिए 2 into 2 is 4, 3, 2 1 times 2, अगेन यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 times 3 and 1, और यहाँ पे ये आएगा 3, 3 1 times 3। तो आप देखेंगे 2 into 2 4 is 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12। तो यस, यहाँ पे जो 4, 3 and 2 का एलसीएम आया है वो 12 आया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1/4 जो था, इस 1/4 को अगर मुझे 12 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ऊपर नीचे हम 3 और 3 डाल देंगे। ऐसे ही 1/3 हमें दिया था, इस 3 को अगर मुझे 12 बनाना है तो ऊपर नीचे मैं 4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। ऐसे ही अगर 1/2 दिया है, इस 2 को 12 बनाना है तो यहाँ पे मैं 6 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया, तो ये आ गया आपका 3/12 is to 4/12 is to 6/12। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जब मैंने डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया है वो रेशियो निकल के आया है 3:4:6 का।
ये रेशियो अब हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो अब आप देखिएगा, हम जब इस रेशियो में चीज को बांट देंगे तो हम 780 को आराम से डिवाइड करना सीख जाएंगे। मतलब 780 को आप इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। हमने इन रेशियोज को चेंज करके हमने सिर्फ न्यूमरेटर को लिख दिया तो भी एक रेशियो है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशियो यहाँ पे 3:4:6 आ गया। क्लियर है? इस 3:4:6 को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पीछे जो हमने किया था सेम वही हम यहां पे करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे वाले सवाल में हमने क्या किया था, हमें एक रेशियो दिया था 3:4, यहाँ पे 560 था। हमने क्या किया था, हमने दिए हुए रेशियो का सम कर दिया था। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर पहले तो ये पता करेंगे कि कितने हमने सम टोटल किया, हमने कितने टुकड़े किए हैं। तो 3 + 3, 3 + 4 अगर मैं करता हूं तो ये आएगा 7, 7 + अगर 6 करता हूं तो ये आएगा 13। दैट मीन्स जो पहला दोस्त है उसको आउट ऑफ 13 3 पार्ट्स मिले, जो दूसरा दोस्त है उसको आउट ऑफ 13 4 पार्ट्स मिले, और जो तीसरा दोस्त है उसको आउट ऑफ 13 6 पार्ट मिले। आप कंफ्यूज मत होना इस 12 के चक्कर में, ये 12 एक अलग चीज थी। यहां पे हमने क्या किया था, हमने सिर्फ इन चीजों को सॉल्व किया था। तो 3/12, 4/12, 6/12, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने डिनोमिनेटर्स को कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पे 3, 4 और 6 को हमने रेशियो ले लिया। 3, 4 और 6 को हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 780 है, इस 780 के हमने टोटल 13 पार्ट्स किए हैं। कितने पार्ट्स किए हैं? तो हमने टोटल 13 पार्ट्स किए हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है? तो 10, 11, 12 और 13, हमने 780 के टोटल 13 पार्ट्स किए हैं। अब ये 13 कहाँ से आया सर? तो ये 13 आया है आपका 3 + 4 + 6 से। हमने क्या किया यहाँ पे, 3 + 4 + 6 करके देखा, हमें ये पता चला कि इसकी वैल्यू टोटल 13 आ रही है। दैट मीन्स हमने पहले दोस्त को आउट ऑफ 13 सिर्फ 3 पार्ट्स दिए हैं, हमने दूसरे दोस्त को आउट ऑफ 13 से 4 पार्ट्स दिए हैं, और हमने तीसरे दोस्त को आउट ऑफ 13 हमने 6 पार्ट्स दिए हैं। किस चीज के? तो हमने 780 रुपीज के, ठीक है? 780 का आप 3/13 कैलकुलेट करिए, 7/80 का आप 4/13 कैलकुलेट करिए, और 780 का आप 6/13 पार्ट कैलकुलेट करिए। अगर आप ये कैलकुलेट कर लिया तो आपकी वो वैल्यू निकल आएगी कि आपने 3 दोस्तों में P, Q और R में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये पार्ट मिला है P को, ये पार्ट मिला है Q को, ये पार्ट मिला है R को। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने यही चीज को कैलकुलेट करना है। ये पार्ट मिला है P को, ये पार्ट मिला है Q को, और ये पार्ट मिला है R को। तो सर ये क्या था, 12 क्या था? मैं फिर से क्लियर कर दूं, 12 आपने क्या किया था, आपने 1/4 फ्रैक्शन में जो रेशियो दिया था उसको खत्म करके आपने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट किया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, रेशियो को आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 17 के टेबल में 780 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये आता है 17 6 टाइम्स, तो सॉरी 13 6 टाइम्स, तो 13 से ये 780 6 टाइम्स जाएगा, ये आएगा 60। अगेन इस 13 से 780 जाएगा, ये आएगा 60, और इस 13 से जब ये 780 जाएगा तो यहाँ आएगा 60। तो 60 × 3 इसको मिले हैं टोटल 180 रुपये, ठीक है? 3 × 6 इज 18, 4 × 6 इज 24, इसको मिले हैं टोटल 240 रुपये, और 6 × 6 इज 36, इसको मिले हैं टोटल 360 रुपये। आपने क्या किया, आपने 780 को 3 दोस्तों में बांट दिया, ठीक है? इस तरह के जो सवाल हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आपका मेंटल स्थिति को चेक किया जाता है, आपका ये चेक किया जाता है कि आपको बिजनेस का कितना नॉलेज है। मतलब अगर कोई अमाउंट कोई बंदा अपने बिजनेस में लगाता है और उस बिजनेस में अगर 3 पार्टनर हैं तो वो 3 पार्टनर ने अगर पैसा लगाया इस रेशियो के अंदर, तो इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी, अगर उस कंपनी में वो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी रेशियो में होना चाहिए। और यही रेशियो के थ्रू
अगर हमें 780 रुपीज आए तो हमने हर दोस्त के बीच में कितना पैसा बांटा, ये चीज की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे ₹180 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा ₹240 एंड ₹360। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये चीज समझ आ गई है। तो यहाँ पे मैं रुपीस का सिंबल लगा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए कि ये अमाउंट निकल के आया। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसको मैं एक वाइट बॉक्स में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 दोस्तों का PQR का फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चीजों को करना था सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 भी, मतलब यहाँ पे जो हमने एक एग्जाम्पल लिया इसी थ्योरी वीडियो के अंदर, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरीके से आपने एक सवाल और सॉल्व किया। अब इस सवाल की वैरायटी को देखिएगा। ये यहाँ पे मैं इस वीडियो में लास्ट सवाल ले रहा हूँ, इसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करना मत भूलिएगा। बेस्ड जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे ही डीपीपी फर्स्ट में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज के 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। यहाँ पे देखिएगा x/y की वैल्यू मुझे दी है 3:4। तो x/y की वैल्यू मुझे इन्होंने दी है 3:4, और फिर इसके बाद इन्होंने मुझे y/z की एक वैल्यू दी है जहां पे इन्होंने बोला है 6:11, और इन्होंने मुझसे पूछा क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने मुझसे बोला है फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? x/y/z। सेंटर में आप y लिखा हुआ दिख रहे हैं, और यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे भी एक y है, यहां पे भी एक y है। इस y पे अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करें तो यहां पे y की वैल्यू है 4 और यहां पे y की वैल्यू है 6। देखो कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं x/y जो हमें दिया है। तो हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का कंपैरिजन दी हुई वैल्यू के साथ करना है। तो यहाँ पे हम वो ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू यहाँ पे 6 है और z की वैल्यू 11 है। इन दोनों को कंपाउंड करना है, कंपाउंड रेशियो करना है, तो आपको मिक्स करना है कुल मिला के, और आपको इस तरीके से करना है कि जो y की वैल्यू है वो सिमिलर रहे। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो सिमिलर रहे, मतलब इस 6 को या तो मैं 4 बना दूं या इस 4 को मैं 6 बना दूं। अब हम इसको रेशियो को अभी टच नहीं करते, हम इस रेशियो को पिक कर लेते हैं। ये देखिएगा, सिर्फ इस रेशियो को अगर मैं पिक करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y/z जो मुझे 6:11 दिया है, इसके एंटीसीडेंट और इसके कॉन्सिक्वेंट में मैं 2/3 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं? कैसे, क्यों सर? तो यहां पे चीज समझना, ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2/3, ये रेशियो जो y/z है ये सिमिलर रेशियो बन जाएगा किसका? 6 मल्टीप्लाइड विथ 2/3। हमने एक लॉ पढ़ा था, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, पहली प्रॉपर्टी, कि आप कोई भी m की वैल्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो हमेशा वही बना रहेगा। तो 6:11 की दोनों तरफ मैं एक m 2/3 को मान लेता हूँ, 2/3 को मैं m मान लेता हूँ। इस m को मैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रेशियो नहीं हिलेगा। आप चेक करिएगा, 11 मल्टीप्लाइड विथ 2/3, और ऐसा करने पे आप देखेंगे इस 3 से ये 6 कटा 2 टाइम्स, तो ये जो y/z का नया रेशियो आएगा ये आ जाएगा 2 × 2 is 4, 2 × 2 is 4 is 2, 22/3। ये चीज समझ आ रही है? तो ये हमारा y/z का एक नया रेशियो आ गया, जहां पे आप नोटिस करेंगे कि y/z का जो नया रेशियो है वो है 4:22/3। अब आप देखिएगा x/y आपको क्या दिया था? तो x/y आपको दिया था 3:4, और आपको y/z क्या दिया था? तो y/z आपको दिया था यहां पर 4:22/3। आपको किस में कन्वर्ट करना है? तो आपको कन्वर्ट करना है x/y/z में, इसी में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखिएगा, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि 3:4
और ये दोनों में क्योंकि 4 कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, y को कॉमन ले लिया, तो 4 को हमने कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 3:4:z, z की वैल्यू है 22/3। ये हमने फाइनली, जिसमें उन्होंने बोला था कन्वर्ट करने को, हमने यहां पर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अभी आप चाहें तो 3 से 3 रिमूव, मतलब डिनोमिनेटर में क्योंकि 3 आया है, इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं 9:12:22। एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 1 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। 3 × 3 इज 9, 3 × 4 इज 12, और 3 के टेबल में 3 था तो ऑलरेडी 22 था, ये नया रेशियो निकल के आएगा। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। किसकी वैल्यू निकल के आई? ये वैल्यू निकल के आई है x:y:z की। तो यही आपको फाइंड करना था, जो आपने कर लिया है फाइंड। क्लियर? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चीजें समझ आई, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, क्लियर है? देखिएगा, तो इस प्रकार के सवाल आपको दिए जाते हैं जो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो यहाँ पे हम चीज़ों को कैसे मिक्स करते हैं, तो हमने वो भी चीज़ करना सीखा कि y और y की वैल्यू हमने सिमिलर कर ली। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी लेक्चर और ये क्वेश्चंस पे बेस्ड मैंने आपको DPP 1 दी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से एक शीट को डाउनलोड करिए जो PDF फॉर्म में आपको दी है, शीट नंबर 1। इसको क्वेश्चंस को आप पूरा सॉल्व करिए, DPP 1 को आप सॉल्व करिए, खुद से 10 क्वेश्चन है और बेस्ड ऑन 10 क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी आपके पास आ रही है सॉल्यूशन वीडियो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की भी हमने वैरायटी खत्म कर दी। अब सर हम लोग कैसे वॉच कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट? मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट की अगर हमें तैयारी करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे हम ये वीडियोस को घर बैठे बैठे कैसे अपनी फाउंडेशन को टाइट कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं एक बहुत आसान तरीका, और वो है कि आप सिंपल गूगल राजा के पास टाइप करिए magnetbrains.com। टाइप करते ही आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा। यहां पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको इस साइड पे ऑप्शन मिलेगा NTSC ओलंपियाड एग्जाम्स IIT JEE। तो अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो आप डायरेक्ट NTSC की तैयारी अगर करना चाहते हैं, ओलंपियाड्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इसी के नीचे आपको मिलेगा IIT JEE की तैयारी का भी ऑप्शन। तो आपको कंप्लीट कोर्सेस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 सारे सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, मतलब आपकी स्कूल स्टडीज भी आपके पास है। आपको कॉम्पिटिटिव, आपका कुछ सपना है आगे बढ़ के कुछ बनने का, तो उसकी भी हर एग्जाम की तैयारी सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो इस तरीके से आप IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। आप जैसे ही यहाँ पे IIT JEE क्लिक करेंगे, या अगर आपको इन फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे नीट के फाउंडेशन की भी तैयारी हो रही है। आप नीट भी यहाँ से इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आप नीट की वीडियोस देखना चाह रहे हैं या IIT JEE की देखना चाह रहे हैं, आप क्लिक करिए, आपकी सारी फैकल्टी सामने। आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी 11th-12th में है और IIT JEE की तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट भी हमारी सारी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। अगर आप खुद या आपके कोई छोटे भाई बहन अभी 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में हैं, तो उन लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स IIT JEE के लिए वो ऑलरेडी धीरज सर द्वारा फिजिक्स करवाई जा रही है, ऋषभ सर द्वारा आपको केमिस्ट्री कराई जा रही है, और मेरे आपके अपने अभिषेक सर द्वारा आपको तैयारी कराई जा रही है मैथ्स की। तो आप आइए यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए प्रॉपर एक अरेंज मैनर से, ठीक है, एक अरेंज मैनर में आप सारे टॉपिक्स वॉच कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट तरीके से आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। वन शॉट रिवीजन बहुत जल्द आने वाला है, तो आपको बने रहना पड़ेगा, कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन है, इसका थ्योरी रेशियो भी यहीं पे आपको मिलेगा। आप टॉपिक को क्लिक करिए, जैसे आप टॉपिक को क्लिक करते हैं तो कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स, कंप्लीट DPPs, कंप्लीट प्रैक्टिस शीट्स, नंबर सिस्टम की आपको टोटल 6 प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दी गई हैं। उसके बाद वन शॉट रिवीजन, उसके बाद टेस्ट पेपर्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पर एक अरेंज मैनर में मिलेगा।
आप क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, और वो भी सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। जो चैनल आप वॉच कर रहे हैं ये है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट फाउंडेशन चैनल, ठीक है, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली आपके लिए नई वीडियोस आ रही हैं। ये वीडियोस पहले आप तक आए तो बेल आइकन दबाना जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। और जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि टीचर को भी मोटिवेट करना जरूरी है। और इसी के साथ इनकी लिंक्स प्लीज आप जल्दी जल्दी शेयर करिए सोशल मीडिया पे, या अपने दोस्तों के साथ, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने स्कूल ग्रुप्स पे, सो दैट वो स्टूडेंट जिनका सपना नीट IIT JEE है उन तक हमारी लिंक्स जल्दी पहुंचे और सब लोग घर पे बैठ के तैयारी कर पाए। तो 100% फ्री कोर्स, वो भी सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, किसी तरह का सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको नहीं देना। मिलते हैं नए टॉपिक में। नए टॉपिक मतलब इसी रेशियो के बाद हम मिलते हैं प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन के बाद वेरिएशन वाला वीडियो सॉल्व करना मत भूलिएगा, DPBs को सॉल्व करना मत भूलिएगा। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।